नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुतल ओसवा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बाजार पर हावी, निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 24,850 के करीब। बैंक निफ्टी भी नीचे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में नेशनल सरों से अच्छी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स रहे सटीक। 20% हिस्से के ब्लॉक के बाद विशाल मेगा मार्ट करीब 5% टूटा। लार्ज ट्रेड की वैल्यू 10,602 करोड़ रुपए। उधर प्रमोटर्स के पैसे लगाने की खबर से जी एंटरटेनमेंट भागा, शेयर करीब 2% ऊपर। रियल्टी शेयरों में अच्छी मजबूती, इंडेक्स करीब 1% ऊपर, डीएलएफ करीब 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आईटी और सरकारी बैंकों में भी रौनक, लेकिन मेटल और ऑटो शेयरों पर दबाव। G7 देशों ने इजराइल का किया खुलकर समर्थन। कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार। किसी भी सूरत में परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। ट्रंप ने भी दी चेतावनी। आम लोगों को तुरंत तेहरान खाली करने की दी सलाह। चलिए, मार्केट डीलों पर है और इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी है। ऐसे में आपको करना क्या है? क्यों ना एक सबसे बड़ी वॉचेस में से एक को जोड़ा जाए मार्केट की। इस समय हमारे साथ एक दिग्गज फंड मैनेजर और हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं, जिनके पास 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इनसे समझते हैं कि इस मार्केट में अब करना क्या है। समीर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय। 3 दशक में हमने काफ़ी लड़ाइयाँ देखी हैं वैसे, और अब तो आम बात हो गई है कि रोज़ सुबह उठो कोई ना कोई देश लड़ रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये कि ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम बिगड़ता है मार्केट का। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले परप्लेक्सिटी से पूछा कि इस समय कितनी वॉर्स चल रही हैं। अगर आप टाइप करके देखें बाद में तो वो कहते हैं 55। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमें इंट्रा कंट्री वॉर को भी वॉर गिन रहे हैं कि वॉर मतलब कि बैटल फाइट, ईगो बैटल बिटवीन डेमोक्रेट रिपब्लिकन व्हाटएवर। बट काफी रही है। सो अभी क्या करना चाहिए? अभी मुझे लगता है कुछ नहीं करना चाहिए, बट हम थोड़ी बुलिश बातें कर रहे हैं। हमने तो और भी आज भी स्टॉक खरीदे हैं। बिकॉज द जनरल व्यू इज कि क्योंकि इसराइल ने अपने आप बोला कि मैं 2 वीक्स के प्लान से आया हूँ। ईरान की बातें आ रही हैं कि वो पीस चाहते हैं या लड़ाई बंद चाहते हैं, या कि उनके पास फाइट करने के लिए चीजें नहीं है, दे हैव लॉस्ट एयर स्पेस। तो इसलिए प्लस माइनस अ फ्यू डेज ये अब खत्म हो जाएगी। एंड एक्चुअली दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये टेंशन 20-30 सालों से रही कि जी आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, आप यूरेनियम रिफाइनिंग कर रहे हो, और ये सब चीजें अगर सॉल्व हो जाए, चाहे डंडे से या प्यार से या डील से, इट इज पॉजिटिव। वह तो खैर ये तो है। वैसे एआई से आप पूछेंगे इस समय कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो कहीं कुछ और उसका मतलब ना निकाल ले। आप जियोपॉलिटिकल लड़ाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक समीर सर, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इससे जस्ट पहले हमारी मार्केट में बहुत शानदार मोमेंटम था। वो आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी और उससे पहले जो रेट कट, वो टैक्स कट वगैरह सब आए थे, एक सेंस बन रही थी कि शायद मार्केट में सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या वो थ्योरी अभी भी इंटैक्ट है, या मार्केट अब हायर लेवल्स पर थोड़ा वापस अब महंगा लग रहा है, स्पेशली नहीं, गिवन की वो जो अर्निंग्स थियोरी है वो अब तक पिक नहीं हुई है? वो थियरी ठीक है इन द सेंस, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई मैक्रो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहेंगे ऑयल प्राइस हाइक इज इक्वल टू बैड फॉर इंडिया, या कोई बोलेगा कि अनसर्टेनिटी इज बैड फॉर ऑफ इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। ऐसे स्टोरी बन सकती है शॉर्ट टर्म में। बट अब जो आप कह रहे हैं कि स्टोरी बन रही थी और मोमेंटम बन रहा था, वो किस रिटर्न के लिए बन रहा था? मुझे लगता है उतना रिटर्न विच इज कि आपकी मार्केट 8-9-10 महीने साल में 10-12% बढ़ जाए, यहाँ से ये जायज है अभी भी। और उसका मेन ड्राइवर है, दो दो ड्राइवर्स हैं। एक है कि मैक्रो में द वर्ल्ड डज नॉट वांट, जितना वो पहले यूएस में स्टॉक्स में पैसे लगे होते थे वर्ल्ड के, इतना नहीं होगा आगे मुझे लगता है। विच इज दैट करंटली अबाउट 65-70% ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स इक्विटी मनी इज एक्सपोज टू यूएस। एंड वो बेसिकली एमएससीआई इंडेक्स का वेट देख लें वर्ल्ड में, यूएस का प्लस माइनस वही होता है कलेक्टिवली। एंड यू कैन सी इट ऑल्सो इन मेनी आर्टिकल्स दैट आर कमिंग कि वर्ल्ड फंड एक्स यूएस
एक्चुअली हमने भी वो खरीदा है अपने फंड में। वर्ल्ड एक्स यूएस ईटीएफ में सडनली जान आ गई है, बड़े फ्लोज आ रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी डजंट वांट नाउ दिस 65-70% एक्सपोजर। तो अगर वो उसमें 5-7%, 3% ओवर 1 और 2 ईयर्स भी एक्सपोजर कम हो, मुझे तो लगता है ज्यादा कम होगा, वो बाकी 35% जो एक्सपोजर था उन मार्केट्स में जाएगा। और उन मार्केट्स में जिस जिस मार्केट की थोड़ी सी स्टोरी है, जिसमें इंडिया की काफी अच्छी स्टोरी है, उसको वो डिस्प्रोपोर्शनेट पैसे मिल जाएंगे उसमें। सो अगर वो फ्लोज आते रहे थोड़े बहुत, ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी आए, इट इज अ बिग चेंज फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ जहां आउटफ्लोज हो रहे थे। और उसके साथ आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है मार्केट को, क्योंकि इंडियन पब्लिक तो डाल ही रही है पैसे। तो अगर वो ये हो कि हाँ मार्केट कोई फॉल अपार्ट नहीं होने वाली, फिर हम सब जाके चौड़े हो जाते हैं और मिड कैप ढूंढते हैं और नई चीजें ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे आगे चलती रहती है लाइफ। सभी सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम हाँ जब जी आपसे हाय। बातचीत हुई थी आपने एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दी थी प्लेटफॉर्म कंपनियों पे, कहा भी था कि हमारे पास पोर्टफोलियो में है भी। वो थीम अच्छी चली, कैपिटल मार्केट थीम सबसे स्ट्रांग रही है बीते 3 महीने की। बट ये लेवल थोड़ा सा आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, एक्सचेंजेस में, तो एएमसीज में, डिपॉजिटरीज में। मुझे लगता है प्लेटफॉर्म वाली थीम फिर भी ठीक है, मतलब ये जो नॉन फाइनेंशियल वाली प्लेटफॉर्म, मतलब अन्य आप कह सकते हो कैम भी प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। लेकिन ये प्लेटफॉर्म वालों में ना, ये जो स्टोरी की एनएससी का आईपीओ आना है और एनएसडीएल का आईपीओ आना है, उससे उससे आप लिस्टेड कंपनी को चलाएं, ये बड़ी उल्टी कहानी है। ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। और सेकेंड है कि जो भी कहें इस साल, क्योंकि अभी मार्केट फ्लैट टू डाउन है, तो आपको जो 10-12% खाली मार्केट अप्रिसिएशन से मिल जाते हैं टॉप लाइन में, क्योंकि अगर मार्केट 10% बढ़े तो एयूएम उसी से 10% बढ़ जाता है, उसी से ब्रोकरेज में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक बढ़ गया तो उससे आपको 8-10% का फायदा हो जाता है। वो इस साल नहीं होगा आसानी से। बट मोर देन दैट, मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि वो आ रहा है तो इसलिए मैं इसको पहले ऊपर करूंगा। और ये आप 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक में देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में देख रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में मतलब देख रहे हैं, और साथ में ये एनएसडीएल रिलेटेड कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। प्लस मुझे एक चीज सस्पिशियस लगती है, अगर एवरीडे मॉर्निंग कोई स्टॉक खुलते ही वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाए और 2-4% स्टॉक बढ़ जाए और पहले से ही वो 50% अप है, मुझे ये पुराने जमाने की सर्कुलर ट्रेडिंग लगती है। मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता, बट मेरा गैस ऐसे होते हैं। अच्छा, ये बीते 2 महीने का जो प्राइस सेक्शन है डिफेंस में, आप लोगों ने कोई शॉपिंग की थी सर डिफेंस स्पेस में, हमने खाली एक या भारत कोई कंपनी? इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा थोड़ा पहले लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक खाली लिया था और थोड़ा और ऐड किया, बाकी नहीं किया, क्योंकि वो उससे पहले भी काफी बढ़ गए थे। बट कंसेप्चुअली इट्स नॉट अ बैड सेक्टर, लेकिन अब उसमें स्टॉक कब ले कहाँ ले की बात है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा स्पेंडिंग इन दैट। अब आपके 3 लेवल की फाइटें चल रही हैं, वो उधर से, मतलब फाइट नहीं, पोटेंशियल, या यू हैव टू प्रिपेयर, चाइना, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, ये वो। तो आप हर जगह से आई थिंक इंडिजनाइज करेंगे ज्यादा, इंडस्ट्री को फायदा तो होगा। अब स्टॉक हमने भी कोई ढूंढ नहीं पाए हैं ज्यादा, बट कंसेप्चुअली ठीक है, जिसके पास है ही कैन एंजॉय। बिल्कुल। अच्छा, समीर सर, अब क्या हम एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रैली एक्सपेक्ट करें मिड और स्मॉल कैप में, जिस तरीके से लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है? और आपकी थीम्स क्या होंगी यहाँ पर, अगर कोई स्पेसिफिक थीम्स जो आपको अच्छी लग रही है जहाँ पर आप खुद ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में या आई सोच एग्री रहे हैं बाय ऐड द वे। करने को? आई थिंक ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थीम जो है बड़ी वैलिड है, और सो रिलेटिव भी अगर आप देखें कि से 10 साल पहले 2014 में क्या यूएस के इंटरेस्ट रेट थे, क्या इंडिया के इंटरेस्ट रेट थे, क्या यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड था, हमारे इंडिया का 9 पॉइंट समथिंग होते थे। अब अगर आप इन्फ्लेशन लें और अगर हमारा 10 ईयर लें, 6 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो उससे भी एक तो वैल्यूएशन को सपोर्ट आता है। एंड साथ में इट इज क्लियर कि बोथ आरबीआई and even SEBI, or you can say government in general, now are trying to reduce regulations। आप देखिए वो गोल्ड में किया, बैंक्स में किया, कि आप खाली रेगुलेशन रेगुलेशन नहीं करे जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन भी देख रहे हैं कि इतनी जरूरत भी है कि नहीं है। सो ये सब चीजों से, एंड प्लस एज आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग, अगर हमें फीलिंग हो कि जो लार्ज कैप है या मार्केट इन जनरल है
वो अब खराब नहीं है कि उसमें रोज सुबह आके हमें नर्वस नहीं होना है, एटलीस्ट इट विल बी फ्लैट, इट विल बी अप लिटिल बिट। तो सारे फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स थोड़े बोल्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ऐसा हो कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन अब मुझे आप कहें कि नया मिड कैप ढूंढे, मैं कहता हूँ ठहर जाओ भाई। तो वो इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी रोज स्टॉक्स नए नए ढूंढ रहे हैं। आज भी हमने एक नया स्टॉक लिया है, जो आपने जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो जिसमें ब्लॉक हुआ, हमने तो ब्लॉक के बाद स्क्रीन से लिया है। तो पर पहले नहीं था मेरे पास। सो इसलिए यू कैन से इट्स अ न्यू स्टॉक फॉर मी आल्सो टुडे। एंड सो द पॉइंट इज, अब हम विलिंग हैं, मूड में है टू बाय, टू डिस्कवर, टू स्टार्ट एंड ट्राई न्यू थिंग्स। यस। तो ये विशाल आपने आईपीओ में मिस किया था या फिर आईपीओ में भी था और आपने मतलब आईपीओ विशाल के मेगा टाइम मार्ट? पता नहीं, मैंने आईपीओ में मैंने नहीं लिया, मैंने अच्छा, नहीं लिया। तो अभी बट अब इस क्या है लेवल, कि इट्स इस क्लियर लेवल कि पे तो ये इसमें क्या है 60 टाइम्स कि ट्रेल कर रहा है समीर सर, 60 टाइम ट्रेल कर रहा है मतलब ये क्या है कि ट्रेलिंग बड़े पे। कम स्टॉक्स हैं इंडिया में जिनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। हाँ। सेकेंडली, देयर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स विच आर एक्सपोज टू रूरल, बट रूरल भी वो वाले स्टेट्स में जहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, डेल्टा सबसे ज्यादा है, विच इज यूपी बिहार टाइप जगह। तो उस टाइप के बड़े लोकलाइज शेयर मिलने आसान काम नहीं होता। एनीवे, नाउ वी आर विलिंग। अब हम करा तो हमने 1% लेंगे अभी, बट अब वी आर विलिंग बिकॉज आई फील कंफर्टेबल विद द मार्केट। तो मार्केट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द दिस थिंग। जो लोग बोलते हैं ना, हम तो खाली स्टॉक देख रहे हैं, देखते हैं, लेकिन वो आप मिड कैप ले रहे हो कि लार्ज कैप ले रहे हो कि न्यू स्टॉक ले रहे हो कि पुराने में ऐड कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट विद द बैकड्रॉप, एंड द बैकड्रॉप इज कंफर्टेबल। तो 22 में से 1% आपने ले लिया, अब समझ में आ रहा है स्टॉक क्यों रिकवर हो रहा है। वो तो हाँ, तो अच्छा अच्छा एक्सपोजर ले लिया आपने। और क्या लिया आपने रिसेंटली, और जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है रिसेंटली मोमेंटम? हमने अब बड़े लिए हैं। अब आपको मोस्टली, क्योंकि हमारी रिसर्च तो सब कॉमन होती है, तो अब आप हमारे म्यूचुअल फंड वालों के पोर्टफोलियोज देख लें, उनमें से साथ 90% आते हैं मेरे ना पास भी होंगे। समीर सर, वो बहुत डिले के साथ आते हैं, आप पहले बता देते हैं थोड़ा नहीं सा नहीं, एक। 5-7 दिन में आ जाते हैं। अभी क्या, अब हाँ तो आ भी चुका होगा मई एंड का। हाँ अब तो हमारा मिड कैप फंड भी है, उसमें से देख लीजिए। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वैसे वैसे। आपने मिड कैप फंड में आपकी, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आपकी एसआईपी शुरू हो गई है अभी तक। आप एसआईपी शुरू हो बॉम्बे गई वालों मिड ने, कैप फंड में? नहीं, बॉम्बे वालों ने मुझे नहीं बताया कि अनुज की एसआईपी आ गई है जी, कंग्रेचुलेशन आपको। मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपकी शुरू हुई है। समीर सर, मैंने तो देखिए जब आपने पहला फंड लॉन्च किया था उसी दिन लमसम भी इन्वेस्ट किया था और एसआईपी भी उसी दिन चालू कर दी थी। तो इसके कंग्रेचुलेशन लिए ऑन दैट ब्रिलियंट मूव। अभी 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 क्या होता है ना, पैसा भी तो लिमिटेड होता है ना। अब सैलरी अगर बढ़ेगी इस बार तो थोड़ा सा और एलोकेशन ठीक करने है, की सोचेंगे, है बोल ना। दूंगा मैं दिनशा रानी को आपको भेजने के लिए बंदे। हाँ, नहीं वो तो खैर ठीक है, वो होपफुली आपके मुंह में घी शक्कर, थोड़ा सा और पैसा आए तो थोड़ा सा आपके फंड में भी बिल्कुल और थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा समीर सर, एक स्पेस जो आपने अवॉइड करी है वो है आईटी। लेकिन पिछले करेक्ट। कुछ हफ्तों में यहाँ पर 2 अच्छे हफ्ते, मूव्स 1 हफ्ते देखने को से। मिले हैं। कोई चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, मेरा चेंज नहीं हो रहा जी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फुली इन्वेस्टेड है हम, ये नहीं तो वो। बट हमने फरवरी में मतलब ये कॉल ली थी, और अभी मुझे लगता है कि जैसे अगर जो रीसेंट बातें हुई हैं उसमें कहते हैं कि देयर इज नो फर्दर डिटीरियोरेशन। इससे बड़ी बात कोई नहीं करता, बस इतनी बात करते हैं कि जो अप्रैल क्वार्टर में आपको गाइडेंस मिली या व्यू मिला, उससे खराब नहीं हुआ है। लेकिन वो कौन सा बड़ा कोई ग्रेट इन्वायरमेंट था, मतलब ग्रेट गाइडेंस ही जिसमें आपको चलो कम से कम उतना तो है। सो वी आर नॉट कन्विंस्ड, बट मोर देन दैट क्या है कि पैसे तो $100 ही होते हैं फिक्स्ड। अब आप इधर डाल दो, नहीं तो उधर डाल दो, बट दैट इज ट्रू कि बड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए बिफोर जून 30 तो मैं अपने लॉन्ग शॉर्ट फंड में फिर शॉर्ट करूंगा, फिर और क्या करूंगा। अच्छा, आईटी पे आपका भी रहा। अच्छा, एक थीम जो कि बहुत स्टेबल रही है और ऑल टाइम हाई पे, इनफैक्ट पूरी की पूरी ये बास्केट है, वो है हेल्थ केयर स्पेस। सारे हाँ, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया। अब हमारे पास भी सारे अभी हैं, यहाँ पे क्या अलग बात है, अलग। सारे हैं। नहीं, वो अच्छा है, स्टेडी है, ग्रोथ है। और वो जो बड़े हॉस्पिटल है अपोलो वगैरह, उसकी भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए, उसके नए हॉस्पिटल आ रहे हैं। वो बेसिकली थीम इज गुड। अब हमारे पास पहले खाली अपोलो होता था, फिर हमने फोर्टिस लिया, फिर इंडिया में उन्होंने लिया, काफी सारे हो गए। अब हम भी मतलब ठीक है, बट हमारे वो पुराने 2 चल रहे हैं, ये 2। एक बहुत ही अच्छी स्पेस रही है, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एक्चुअली क्या है कि अच्छा एक्चुअली पैसा बना स्टोरी भी। है, सॉरी जस्ट टू एक्सप्लेन, हाँ। स्टोरी है कि
आजकल बड़े स्टेडी कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स कम हो गए हैं वैसे, क्योंकि आईटी में आप जो भी कहें, आईटी में देर इज अ डिबेट, चाहे हम गलत निकले एंड में, बट एटलीस्ट डिबेट है कि एक तो यूएस में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, साथ में ये एआई की स्टोरी है, साथ में अभी अभी तो हमने गाइडेंस देखी है उनकी 1 to 3%, 0 to 3%, उसके लिए कोई एक्साइट होना चाहे तो इज मोस्ट वेलकम, हम आसानी से नहीं होते। एंड सेकेंड इज ये कंज्यूमर की लार्ज कंपनीज हैं, उनमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं रही है। कंज्यूमर जो नॉर्मली कंज्यूमर, आईटी, फाइनेंशियल सेक्टर, 3 सेक्टर होते थे जहां आप कह सकते थे तो ओके जी आपके 12-15% पे कंपाउंडिंग होगी। तो फिर इसलिए वो ढूंढते ढांढते हॉस्पिटल्स में अभी ग्रोथ इज मोर, ये प्लेटफॉर्म कंपनीज इज मोर, कुछ मे बी स्मॉलर कंपनीज, वो मिक्स एंड मैच इसलिए करना पड़ता है बिकॉज मेनी ऑफ द लार्ज पूल्स जहां लोगों के इन्वेस्टेड थे उनकी ग्रोथ बड़ी अनएपिटाइजिंग, अनअपीलिंग है। अच्छा, एक और स्पेस जहां आप काफ़ी बुलिश रहे थे, होटल्स, यहाँ पर अभी भी एक्सपोजर है क्या आपका? हाँ जी, एक्सपोजर है लेकिन हमने बढ़ाया नहीं है, बट है सारे, एक भी नहीं बेचा। ओके, तो वही जो आई थिंक दो थे आपके पास, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री शायद, यस यस, यही वही वही बहुत है, एंड सेम क्वांटिटीज में होते हैं सेम जो मेरे क्वांटिटी। पास। बाकी जो नए आए 3-4 उनमें से आपने कोई ऐड नहीं जो करा? मीन लीला वाला, लीला है और कौन सा है पता नहीं, बट मैंने नहीं, उससे लीला पहले नहीं सब लिया। आए थे ना, सामी वगैरह, वो काफ़ी सब आए थे नहीं वो। वो तो पुराने राउंड के हैं, वो तो 1-2 हाँ, साल हो गए उनके, वो नहीं अभी नहीं है, वो नहीं, वो थे भी नहीं। ओके। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर वापस स्ट्रेटेजिक कोई आपने एंट्री ली क्या? यहाँ पर हाँ क्रूड जी, के हमने बाद तो बड़े काफ़ी। महीने हो गए, 3-4-5 महीने हो गए, हम एचपीसीएल इज वन ऑफ आवर टॉप होल्डिंग्स। एक तो ये बात समझ आ गई दैट अगर ऑयल प्राइस घटे, बड़े लोग उसका स्टॉक हिलाते रहते हैं, बट गवर्नमेंट इन दी एंड मेक्स अप। जब ऑयल गिरता है आपको ज्यादा दिन दे देते हैं टू रिकवर दैट। सेकेंड थिंग इज, अगर आपने एचपीसीएल के, एक्चुअली यू शुड कॉल द न्यू चेयरमैन, ही इज कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, एटी कर्नी के वो हेड बनने वाले थे वर्ल्ड वाइड, एंड वो वर्ल्ड वाइड हेड नहीं बने। व्हाट आई रेड इज देयरफॉर, नॉट देयरफॉर बट government of India was able to convince him to join. It's a big deal to have a complete private sector guy who would have been worldwide 80 करनी head to be the thing. So वो क्यों ज्वाइन करेंगे? कोई लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगा। अभी तो उन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू नहीं की हैं क्योंकि 1-2 महीने हुए हैं ज्वाइन किए, बट जनरली व्हाई वुड एनीबडी ज्वाइन? कुछ तो आपने फ्रीडम, कुछ पाथ दिखाया होगा कि नहीं, वी वांट टू ऐड वैल्यू, वी वांट टू गिव यू व्हाटएवर। एंड ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स, अब ये रीसेंट ईरान इसराइल के चक्कर में बढ़ गए, वरना ऑयल प्राइसेस आर गुड। गवर्नमेंट ने एलपीजी की प्राइसेस भी बढ़ा दी, इट वाज गुड। ये नीले और काले रंग में से कौन सा शॉर्ट टर्म और कौन सा लॉन्ग टर्म का है? ये दिनशॉ जी का चश्मा भी 2 रंग का था, बता रहे थे कि ये मैंने फ्रांस से उनको शॉपिंग देख की के ही थी। किया है, मैंने उनको देख के ही मैं किया है, समझ गया और था। मैंने उसी उसी शॉप में जाके किया है, और मुझे वो वाला हाँ। कलर कॉम्बिनेशन भी मिल रहा था, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं फिर बड़ा लगूंगा कॉपी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक और, मैंने 2 लिए हैं। अब मैं अगली बार आपको दूसरी वाली पहन के आऊंगा, मैंने कहा उसके बाद एक है तो मैं 2 लूंगा। वाकई वो दिनशॉ जी का जब चश्मा दिखा था पहली बार, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूं सर आपसे यहाँ पे, एनीथिंग इन हाँ जी, कमोडिटीज, आई मीन ठीक है आपने क्रूड पे आउटलुक दिया, आपने एचपीसीएल पे बात करी, हम तो लेते ही नहीं थे, वो मेटल्स तो या हमारा फिर 30 साल में। मेटल्स या फिर केमिकल्स में से कुछ लिया है आपने, कुछ भी आपकी शॉपिंग लिस्ट में? नहीं, मेटल्स हम लेते ही नहीं, और केमिकल हाँ। हमारे पास है नहीं, या नहीं है। ओके, चलिए समीर सर, एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के वेरी लिए। मच जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ कीडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़िया जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं इस समय वो क्या रुख रख रहे हैं मार्केट के ऊपर। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तो एक बात बताइए, अभी निफ्टी पर हम हैं मोटा मोटी 25,000 पर, पहले क्या आएगा आपके हिसाब से, 20,000 या 30,000? देखिए, चप्पल उछाल लें तो या तो सीधी पड़ेगी या उल्टी पड़ेगी। हाँ, फिर भी अगर आप मुझे जिद करो, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा 24,500 टूट जाएगा तो हम फिर 20,500 के लिए खेलेंगे। जब तक वो टूटा नहीं है तो अब मेरे लिए चप्पल उल्टी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी वाली बात है। और अगर आप मित्र हो, आप जिद कर रहे हो कि बोलना ही पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा गला कोई पकड़ ले, टेटुआ पकड़ ले कि बोलना ही पड़ेगा, तो फिर मैं ये कहूंगा कि भाई पहले 20,500 आना चाहिए। पहले 20,000? पहले 20,500 फिर 30,000। पहले 20,500 फिर 30,000। अच्छा, चप्पल उछाली आपने बचपन में? हम तो काफ़ी उछालते थे, अपने भाई बहनों के साथ काफ़ी खेलते थे।
हमने चप्पल क्योंकि उछाल उस के बहुत समय बार उस समय यही गेम होते थे हमारे पास, थोड़ा ना आज की जनरेशन की तरह आईपैड या वो सब होते थे जिसमें आप जो मर्जी खेल लो। आज की जनरेशन को बता देंगे कि हम ये गेम खेलते थे, वो साइकिल का टायर चलाते थे या फिर वो सब खेलते थे, तो यही गेम होते थे, यही एंटरटेनमेंट होता था हमारा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, अब आपने कहा कि पहले 20-500 फिर 30,000, तो पहले 20-500 कौन से स्टॉक लेके जाएंगे और उसके बाद फिर 30,000 तक कौन से स्टॉक लेके जाएंगे? देखिए, मोटा मोटी बात है कि जब इतना बड़ा इंडेक्स में मूव हो किसी भी एक डायरेक्शन में, तो करीब करीब सारे ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। बस इतना ही फर्क पड़ेगा पहले कौन से और बाद में कौन से, या जिन स्टॉक्स की एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन की ज्यादा है वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएंगे। तो फिलहाल अगर मैं मंदी का ही जो बायस बना हुआ है और जब तक 24,500 नहीं भी टूटे, तो इस वक्त करंटली इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, नरम होने में जो स्टॉक्स हैं वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और उनके पीछे पीछे एक्सिस और इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा ऑलरेडी घटा हुआ था, थोड़ा सा उछल रहा है, और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे जाता हूं, जो हमने बात की थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हम बेचेंगे नहीं, अब उसमें हमारा टेक प्रॉफिट ट्रिगर हो गया, और बल्कि एयू बैंक जिसको हम 4,500 में आपसे बात हुई थी कि 800 तक हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, आ गया। और टारगेट भी, चार्ट की स्ट्रक्चर भी पूरी हो गई, लॉन्ग भी काट दिया, और अब हम शॉर्ट हैं कि वापस 450 जाएगा। पर उसी तरफ अगर मैं दूसरे कुछ और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाता हूं, तो वो हो सकता है अभी भी हम पुल बैक में लेंगे, एयू बैंक नहीं लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स तेजी और मंदी दोनों साइड में अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर मैं बजाज ट्विंस पे कि कितना इसको आप ऊपर खींच लो, कितना इसको बढ़ा लो, लेना नहीं, पर जैसे सेल का ट्रिगर आएगा हम बेचेंगे। हो सकता है 20,000 वाली निफ्टी के फॉल में इन दोनों में 40-50% घट जाए, संभव है, भविष्यवाणी नहीं है, हम उसके लिए मेंटली ओपन है। पर उसी तरफ जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इनके ट्रेडिंग टॉप्स आ गए, पर हम हो सकता है प्रू आईसीआईसीआई को नहीं बेचेंगे, एसबीआई कार्ड्स को बेच देंगे। तो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स में सीडीएसएल अगर 500 रुपया घट जाएगा दोबारा ले लेंगे, बीएसई लेंगे ही नहीं। तो हर एक सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स इस वक्त अनुज अलग अलग काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर मंदी का बायस लेके चलना है, तो टाटा स्टील, सेल, नैल्को, हिंडाल्को, आप एपीएल, अपोलो, इनको शॉर्ट कर दो। प्रमोटर ग्रुप्स के हिसाब से चलें तो अडानी के स्टॉक्स नरम लग रहे हैं। आप अगर कंज्यूमर स्टोरेज पे जाते हो, टाइटन शॉर्ट करने को लगता है, पर हमने कल एक केडीडीएल करके कैश का स्टॉक लिया, एक ही दिन में 13-14-15% बढ़ गया, अभी भी लगता है यहाँ से कि डबल हो जाएगा स्टॉक। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम कर रहे हैं। विद इन दैट अनुज सेक्टर रोटेशंस में आईटी अभी भी नहीं बेचना है, एफएमसीजी घटे हुए में लेना है। अगर मैं मंदी का कितना भी बायस ले लूं, वरुण बेवरेजेस में इस वक्त बाई का सिग्नल है, यहाँ से इसका भाव पहले 720 हो जाए और लास्ट में 800 रुपए हो जाए। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एकदम से पूरी सेक्टर थीम इस वक्त बाजार में मेरे को साथ साथ चलती नजर नहीं आ रही है। केडीडीएल मतलब कमला डायल्स जिसका नाम था पहले, वही वाला स्टॉक ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ठीक है, आज भी 2% ऊपर है स्टॉक। डिफेंस स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम आ रहा है इस समय। मजगांव डॉक देखिए आप सुशील जी, 5% ऊपर, वायदा का टॉप गेनर इस समय। बाकी डिफेंस स्टॉक्स ने भी अच्छे मूव्स दिखाए। यहाँ पर कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? ये डिफेंस के स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे से जब इतना भयंकर चल चुके हैं, हाँ, मजगांव डॉक्स मार्च के महीने में 1900 रुपए के भाव में मिला है। 1900 का स्टॉक अगर इसने 3600 का भाव दिखा के, 3800 का भाव दिखा के, अगर 3100 के डिप देने के बाद आज थोड़ा सा अगर ऊपर आया है, तो देखिए अब क्या है ना, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आप क्या है अनुज, एक आशावादी व्यक्ति हो, पॉजिटिव इंसान हो, आपको पॉजिटिव चीज तुरंत नजर आ जाती है। हमारे को क्या है कि थोड़ी जिम्मेदारी ऐसी कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अंदर में एक तटस्थ होकर चलना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन पर काम करने वाले लोगों के लिए मलाई निकल चुकी है, छाछ के अंदर में भी कुछ खास बचा नहीं है, बस पानी बचा है, इसमें उछल रहा है पानी। इस वक्त तो यही लगता है। अब कोई एकदम से ऐसा इवेंट ट्रिगर हो जाए जिसमें एक बार के लिए सेंटीमेंट में कोई एक नया हाई भी दिखा दे, तो वहां एग्जिट नहीं ले पाएगा कोई। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो के हिसाब से डिफेंस हैज बिकम टू पॉपुलर ए सेक्टर। सारे भारत में हर ज्ञानी को एक ही कॉमन सेंस बात समझ में आती है, डिफेंस ले लो, और उसके बावजूद भाव ऐसे ही हैं, भागदौड़ नहीं मची है। हमारे को ये कोई अच्छा सूचक नहीं लगता है। लेना था तो जिगरा करके मार्च में लेना था 1900 के भाव में, अब माझगांव लेके कौन सी बहादुरी है। हमारे यहाँ पे तो यही स्टैंड रहेगा, 5% फ्लक्चुएशन इस तरह के हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में एनी गिवन डे कुछ भी नहीं है अनुज। मेरी बात आपको खैर, स्ट्रांग लग सकती है, पर स्ट्रेंथ के साथ ही अपने आप को देखिए, सही सौदे करने से ज्यादा जरूरी है कि गलत सौदे कम हो जाए। तो
यहाँ पे उत्तेजित होने का, ईरान और इजराइल लड़ेंगे तो हमारे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ जाएगी, सब फार फेचड इमेजिनेशन है। नहीं खैर, मार्केट में तो आधे से ज़्यादा तो स्टोरीज ही होती है ना सुशील जी। अच्छा, एक चीज़ फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट को देखकर क्या फिर बड़ी थीम लग रही है कि अभी फिर इंडियन मार्केट से कुछ समय दूर रहें, जब जब वो आपने कहा 20-500 आए तब सब कुछ बेचकर पैसा लगाएं, या थोड़ा थोड़ा अभी से लेना शुरू करें? क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट लेवल तो पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। तो करें क्या फिर, स्पेशली जो बड़े HNIs हैं, जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर हमारी और आपकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी सुनते हैं, उनको आपका क्या व्यू रहेगा, फिर क्या एडवाइस रहेगी? तो अनुज, जो अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं बोलूंगा बकेट ऑफ सॉल्ट मंगाइए। और पीसीआर से अनुरोध है कि मेरी स्क्रीन को शेयर करें। आपने हमारी दुखती रग को छेड़ दिया। देखिए, मैं फुटसी इंडेक्स की चार्ट से शुरुआत करना चाहूंगा। पीसीआर कृपया मेरे स्क्रीन को शेयर करें। और अगर ये चार्ट आ रही है स्क्रीन पर अब, हाँ देखिए, फुटसी इंडेक्स को अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हो, बल्कि मैं बोलता हूँ मंथली पे ले चलो, सारे संसार का अगर कोई फोरकास्टिंग बैरोमीटर है इस वक्त पिछले 25 साल में, उससे पुराना डेटा मैंने नहीं आपके सामने भी रखा है। आप पिछले 25 साल की अब बात को समझ लो कि 2000 की साल से Y2 के बबल के बाद ये अगर फुट से ये मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, अगर अगर ये जनवरी 2000 से जो गिरना शुरू हुआ और फरवरी 2003 तक, तो मैं अनहोनी बात आपको नहीं कहने जा रहा हूं कि 8800 वाली फुटसी वापस 3300 हो जाएगी। ऐसी घटना पास्ट में भी हो चुकी है। पिछले 25 साल में फुटसी ने हार्डली एनी रिटर्न्स दी है, अगर आप टॉप टू टॉप कंपैरिजन करो। इसलिए अगर मैं कहूं अगले 2 साल में, यहां से अगले महीने का आकलन इस चार्ट पे नहीं करना चाहिए। जिस दिन आएगा सिग्नल, हम उस दिन आपको उस दिन भी जोर से बोलेंगे फुटसी में आ गया सेल सिग्नल। पर आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फुटसी चीख रही है अगले 2 साल में इसको वापस 3200-3300 होना है। इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा है, बल्कि इस बात के कि यहां से कोई 500-700 पॉइंट भी बढ़े। तो अगर ये पहले भी इस तरह की मूवमेंट हो चुकी है, तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्विटर के ट्रोल्स हमारे को ट्रोल करें कि मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा हूं। फिर इसी तरह का खतरनाक फॉल 2007-8 में आया, और फिर इस तरह 2020 में भी 2018 में ही टॉप हो गया था। आपको याद है, इंडिया में बी ग्रुप के स्टॉक्स 2018 के सितंबर के बाद चले ही नहीं, खाली निफ्टी ने 2020 की जनवरी में एक टॉप बनाया था। वहां पे भी इस तरह का जो फॉल आया था। तो अब अगर मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपके साथ, अगले 2 साल में मुझे फुटसी लगता है 8800 वाली 3300 हो जाएगी, यानी कि 60% तक फुटसी गिर जाएगी। तो आश्चर्य मत कीजिएगा। अब फुटसी के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं, अब टॉप 25 स्टॉक्स को ले लो, सारे ग्लोबल नेम्स है, वो खाली यूके के बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो चाहे वो बार्कलेज है या आपके जो एचएसबीसी बैंक है, अगर उनमें लगता है 60% गिर जाएंगे अगले 2 साल में, या इवन रोल्स रॉयस जैसा स्टॉक। देखिए, रोल्स रॉयस के लोग खाली उसकी गाड़ी के लिए जानते हैं, लग्जरी कार के लिए। रोल्स रॉयस की मेजर अर्निंग्स जो है ना, वो एरोस्पेस से है, एरोप्लेन के इंजन्स बनाने में और पावर इक्विपमेंट्स बनाने में ज्यादा अर्निंग्स वहां से है। तो अगर रोल्स रॉयस की ऑपरेटिंग लिवरेज एक्सट्रीमली हाई है उसकी बैलेंस शीट की, हम चार्ट्स की आपसे बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गहरे फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं करते हैं। आपने हमारी चार्टिस्ट की पोजिशनिंग कर दी, हम उसका आदर करते हैं। रोल्स रॉयस की ऑपरेटिंग लिवरेज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेजेस है वर्ल्ड में। खाली लग्जरी नहीं, तो पता नहीं ऐसा कौन सा संसार में इवेंट आने वाला है कि रोल्स रॉयस जैसी कंपनी जिसकी ब्रांड फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रांग है, इस सारे संसार का भट्ठा बैठ जाए, उसके बाद ही उनका बिजनेस बैठेगा। अगर उसकी ऑपरेटिंग लिवरेज इतनी हाई है, इसीलिए पास्ट में भी 2013 में भी रोल्स रॉयस से 90% गिर गया था। तो मैं भी आज आपको ये बोलूं कि अगले 2 साल में रोल्स रॉयस से 90% गिर जाएगा, तो मैं कोई अनहोनी बातें नहीं कर रहा हूँ, सब इतिहास में पास्ट में हो चुका है। रोल्स रॉयस की चार्ट वैसी है। तो जो टॉप 25 स्टॉक्स हैं यूके में, यूके की इंडेक्स पे, उनमें से कोई सा भी स्टॉक ऐसा नहीं दिखता है 30-40% नहीं गिरे। तो हम 5 साल तक एक तरफा तेजी से निकले हैं। और अब ग्लोबल मार्केट्स में चाहे नैस्डैक हो, एसएनपी और फुटसी हो, ये मेरे को लगता है अपने फाइनल टॉप्स के बहुत करीब है और लंबा टॉप बन रहा है यहाँ। निक्की, कॉस्पी और अपना निफ्टी, इनमें हो सकता है कि एक राउंड जो ग्लोबल फॉल का आए अगले 3-4 महीने में, हम भी गिरेंगे, कुछ हद तक गिरेंगे, और उसके बाद ये तीनों एशियन मार्केट्स वापस नया हाई बनाएंगे। तो 20,500 से 30,000 की निफ्टी की यात्रा हो, और उसमें ग्लोबल मार्केट्स न्यू हाई तक नहीं पहुंच पाएंगे रीबाउंड में, और उसके बाद जो फाइनल कैथारसिस 2026 में आएगी, उसमें निफ्टी वापस 32,000 वाली 20,000 हो जाएगी, और ये नैस्डैक और फुटसी धरातल में चले जाएंगे। तो चाहे एनआरआईज हो, चाहे एफआईआईज हो,
अगर बाकी सारे संसार में कोहराम मचेगा तो इंडिया विल बी रिलेटिवली सेफर हेवन। ये हमारी बेट है और इसमें कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है और वो चार्ट्स पे भी दिखता है। तो ग्लोबल मार्केट से हम बहुत ही निराशापूर्ण बर्ताव की अपेक्षा करते हैं। उस तरफ भय बना हुआ है कि अगले 1 साल में ग्लोबल मार्केट्स में कोलाहल ही कोलाहल रहेगा, ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि रोल्स रॉयस भी लिस्टेड है। वैसे आप कह रहे हैं 90% गिर जाएगा। रोल्स रॉयस से 2020 में रोल्स रॉयस से 2020 में 50 का भाव था और 5 साल में आज उसका 900 रुपया भाव हो गया है और मेरे को लगता है इसका भाव वापस गिरेगा तो 150 रुपया फिर से हो जाएगा, $150, 150 यूरो। 150 यूरो। चलिए, शायद तब एटलीस्ट स्टॉक तो अफोर्ड कर पाएँ। कार तो उनकी 90% गिरने पे भी शायद ना अफोर्ड कर पाएँ। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अगले मंगलवार आपसे दोबारा बात होगी। इस शो को यहीं समेट लेते हैं और कंचन और श्रेया आ गए हैं स्टूडियो, तो ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं शो की।